गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमने वर्मा क्लास यूट्यूब चैनल पर। हम क्लास 9 के एनसीईआरटी जो यूपीएससी बेस के लिए भी अच्छा काम करती है या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी अच्छा काम करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने क्लास 9 की एनसीईआरटी जो प्राकृतिक वनस्पति वन्य प्राणी का चैप्टर स्टार्ट किया है, वो आधा बाकी है, जो हम उसको आज पूरा करेंगे। हम सदाबहार वन के बारे में पढ़ा और पर्णपाती वन के बारे में पढ़ा। पर्णपाती वन में दो प्रकार होते हैं, आर्द्र पर्णपाती जिसे नम पर्णपाती भी कहते हैं, एक शुष्क पर्णपाती। आज हम पढ़ेंगे कटीले वन और वनस्पतियां। कटीले वन और झाड़ियां। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वह प्राकृतिक वनस्पति में कटीले व तथा झाड़ियां पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के पश्चिमी भागों में पाई जा जाती है। मतलब वह क्षेत्र जिसे शायद तो मतलब 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इम्पोर्टेंट है साथ इस मतलब नोट्स बनाने में। और कटीला मतलब प्राकृतिक वनस्पति जो मानव नहीं उगाता है, अपने आप उग जाती है, जिसमें कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है, कांटे वाले पौधे और कांटे वाली झाड़ियां, जैसे बबूल हो गया, बेल का पेड़ हो गया। वैसे जिस प्रकार के वनस्पति देश के उत्तरी भाग पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहाँ पे होते हैं देश के? तो गुजरात, राजस्थान, कुछ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है सम्मिलित है। काश के खजूर, पाम, यूरोबियस तथा नागफनी मतलब अकासिया खजूर, जिसे पाम भी कहते हैं, यूरो यूफोर्बिया तथा नागफनी। नागफनी होती है जो उसके जैसे होती है एलोवेरा। एलोवेरा का पौधा देखा है, उसके जैसे नागफनी होती है, जो उसके भी कांटे होते हैं। प्रमुख पादप प्रजातियां, ये जो यहाँ से लेकर जो सारी प्रमुख प्रजातियां, ये इन वृक्षों के इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं, बिखरे हुए। कुछ जगह इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, ऐसे होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की लहर चारों ओर फैली होती है। मतलब ये जो पेड़ होते हैं कांटे वाले, इन पानी नहीं मिलता तो इनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती है और अलग अलग जगह तक जाती है, पानी की तलाश में कि पानी कहीं ना कहीं मिल जाए। लंबी जड़ें जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियां प्राय छोटी होती है। पत्तियां छोटी होती है क्यों? क्योंकि पानी नहीं मिलता है, जिससे वाष्पीकरण हो सके, कम से कम हो सके, उससे पानी कम निकल सके। और शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले वन पाए जाते हैं। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। शुष्क भाग किसे कहते हैं? जिसमें बारिश कम होती है, जो पानी की समस्या बहुत ज्यादा होती है। इन जंगलों में कौन कौन से जानवर मिलते हैं? तो इन जंगलों में चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, बस दोनों एक ही होते हैं वैसे तो। जंगली गधा, घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट तो वैसे राजस्थान का राज्य पशु है, आप सभी को पता है, जहाज कहलाता है। घोड़ा, जंगली गधा, सिंह, शेर, भेड़िया, लोमड़ी, चूहा और खरगोश। पर्वतीय वन। अब पर्वतीय वन में क्या होते हैं? जो वे वन जो पहाड़ के ऊपर होते हैं, जैसे देवदार के पेड़। वैसे पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान में कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति मंत्र दिखाई देता है। मतलब ये जो पेड़ है, तो यहाँ पे ज्यादा पेड़ हो गए, फिर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो यहाँ पे थोड़े से कम होने लगेंगे, फिर थोड़े से कम, फिर यहाँ पे सीधी घास आ जाएगी और यहाँ पे पूरा सूख जाएगा। मतलब इस क्षेत्र में थोड़े पेड़ हो गए, फिर थोड़े से कम होते जाएंगे हाइट में या क्वांटिटी में, फिर और थोड़े कम होते जाएंगे। यहाँ पे घास मिलेगी और यहाँ पे जाके कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ बर्फ मिलेगी। तापमान की कमी, ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय
प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ दिखने को मिलता है। पर्वतीय भागों में वैसे वैसे दिखता है, जैसे एक क्षेत्र उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे बहुत हरे भरे पौधे हैं, बहुत सारे पौधे सदाबहार वन है। एक क्षेत्र है जो टुंड्रा, जहाँ पे बहुत छोटी छोटी झाड़ियां है, छोटी छोटी घासें है। वैसे टुंड्रा किसे बोलते हैं? टुंड्रा उसको बोलते हैं जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ होती है, और थोड़े बड़े घास के मैदान या थोड़े छोटे छोटे देवदार के पेड़ मिल जाते थोड़े से। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों को आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। मतलब ये जो 1000 मीटर है, मान लीजिए यहाँ से 1000 से 2000 ये 2000 1000, तो इनके बीच में जो एरिया है वहां पे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन कौन से? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पे पाए जाते हैं? जो पहाड़ पे होते हैं, 1000 जमीन से 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई तक, इनके बीच में जो पौधे मतलब वन मिलेंगे उन आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं। इनकी विशेषता, इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेनेस्ट जैसे तनों की प्रधानता होती है। कौन कौन से? सबसे पहले तो ये चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, पत्ती इनकी हमेशा चौड़ी होती है ऐसे, और इनकी दो प्रजातियां है, ओक और चेनेस्ट। वृक्षों की प्रधानता होती है 1500 से 3000 की मीटर की ऊंचाई में शंकुधारी वन। शंकुधारी वन कैसे होते हैं? ये ऐसे ऐसे होते हैं ये शंकुधारी वन। कहाँ पे मिलते हैं? 1500 से 3000 मीटर। अब देखिए ये हो गया, ये 2000 1000 से 2000 के बीच की, 1000 से 2000 बीच की। यहाँ पे कौन से थे? आर्द्र शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय वन। फिर यहाँ पे शंकुधारी वन मिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1500 से, मतलब सॉरी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जो मिलेंगे वो शंकुधारी वन होंगे 1500 से 3000 के बीच। वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फल, स्प्रूस और सीडर जैसे पाए जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष कौन कौन से होते हैं? तो चीड़ आ गया, जिसे पाइन कहते हैं, देवदार, सिल्वर फल, स्प्रूस, सीडर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष प्राय हिमालय की दक्षिणी ढालों पर, दक्षिणी ढाल आपको पता है ना कैसे होगी? जो भारत की ओर हो, दक्षिण हो, मतलब ये हो गया तिब्बत, मतलब आपको सही समझाऊं तो ये है तिब्बत का पठार, ये भारत का प्रायद्वीप है, और यहाँ पे ये हिमालय, ये है नॉर्थ, नॉर्थ, और ये साउथ। तो हिमालय के जो इस क्षेत्र, मतलब इस साइड में, इस क्षेत्र में जो पौधे उग रहे हैं उसको, या ये पौधे मतलब भारत की ओर उग रहे, तिब्बत या चीन की तरफ नहीं, भारत की ओर उग रहे पाए जाते। कहाँ पे है? तो दक्षिणी ढालों में, दक्षिण और पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत के अधिकतर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भाग मतलब जो सेवन सिस्टर है ना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम सॉरी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, असम और मेघालय, वहां पे पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अभी ये इनसे थोड़े ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, पहले आते शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाले थे, फिर शंकुधारी थे, अब घास के मैदान आएंगे। कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है।
मतलब अभी 3600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पे शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। अल्पाइन वनस्पति होती है ना, वो 3600 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन तथा बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष है। मतलब अल्पाइन के कौन कौन से वृक्ष है मुख्य वृक्ष? सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च। मतलब बर्च इन मुख्य वृक्ष है। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट, हिम रेखा मतलब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या बर्फ वाली चोटी, रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे छोटे होते जाते हैं। नीचे से बहुत ज्यादा होते हैं, फिर धीरे 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 छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ी के रूप में बाद में अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। पहले अल्पाइन के पौधे थे, फिर धीरे 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 ऊपर जाते हैं तो ये पौधे छोटे होने लगते हैं। छोटे होने लगते हैं तो ये बाद में एक टाइम ऐसा आता है जब ये अल्पाइन घास के मैदानों में बदल जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर और बकरवाल जैसी घूमंती जनजाति तथा पक्षी चारण के लिए किया जाता है। ये घास के मैदान नॉर्मली है तो गाय और बकरी इनको खाएगी। इनके लिए तो इनको चराने वाले गुज्जर और बकरवाल होते हैं, जो घुमंतू जनजाति होती है, जो कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है। मतलब जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो वो मैदानों में आ जाते हैं, और ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये पहाड़ों पे चले जाते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लिचन, मतलब लिचन घास, टुंडा वनस्पति एक भाग है। ये मतलब ये दोनों है ना, मॉस और लिचन घास, ये टुंडा वनस्पति का एक भाग है। प्राय वनों में प्राय मतलब इन वनों में प्राय कश्मीरी महामर्ग, मतलब ये जानवर कौन कौन से, ये देखिए कश्मीरी महामर्ग मतलब हिरन, कश्मीरी हिरन, चित्तर हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा वाला तिब्बत का बारहसिंग, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, मतलब रीछ मतलब भालू एक तरह से, काइबैक्स, कई कई लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़, बकरियां पाई जाती है। कौन कौन से एक वापस रिवीजन करते हैं? कश्मीरी महामृग, चित्तर हिरण मतलब चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली बकरी मतलब बकरियां पाई जाती है। अब मैंग्रोव वन नॉर्मली एक डेल्टा नदी के पास होता है जहाँ दलदली भूमि होती है। वहां पर उनके खारे पानी के पौधे होते हैं या मतलब वन होते हैं। ये वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं, ज्वार भाटा हम आगे कभी और पढ़ेंगे तब बताऊंगा ज्वार भाटा क्या होता है। नॉर्मली समझे तो ये सूरज है, ये चांद है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है वो चंद्रमा और सूरज अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण मतलब शक्ति से पानी को अपनी ओर खींचते हैं। जब जब ये होता है तब ये समुद्र है, ये मतलब एक भाग है जो मतलब भूमि का एक भाग है, और ये समुद्र है। इधर का पानी इधर आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है। जैसे ज्वार कहते हैं, और नीचे जाता है तब भाटा कहते हैं। ज्वार पानी के ऊपर आना मतलब सतह पर आना, पृथ्वी की मतलब भूमि की सतह पर महाद्वीपीय प्रदेश या लैंड होता है, उसके मतलब वहां पे आता है। और भाटा भाटा पानी का नीचे जाना वापस समुद्र की ओर या तालाब की ओर, वापस नीचे चला जाना समुद्र तल से। ये सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं और घने मैंग्रोव वन एक प्रकार की होती है। एक प्रकार की वनस्पति है, एक प्रकार की वनस्पति जिनमें पौधों की जड़ें पानी में डूब जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में वनस्पति मिलती है। कौन कौन सी नदियों के? तो गंगा का डेल्टा जो सुंदरवन कहते हैं, ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके डेल्टा बने सुंदरवन, महानदी का डेल्टा गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा पर यह वनस्पति मिलती है। ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी पक्ष पाए जाते हैं।
कौन से वृक्ष? सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। इस कारण इसे सुंदर वन का डेल्टा कहते हैं, जो सुंदर वन कहते हैं। नारियल, ताड़, पेड़ा व एंगर वृक्ष भी इसी भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का मतलब इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, कई 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 प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। ये तो आप पढ़ते रहिएगा तो किताब से। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्रणाली संपत्ति में धनी है। मतलब वन्य प्राणी, वन्य प्राणी मतलब जंगली जीव। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति में धनी है। मतलब भारत में जितने प्रकार के वन या वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उसी प्रकार भारत में अनेक प्रकार के प्राणी भी होते हैं, जीव पाए जाते हैं। जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती है भारत देश में। देश में लगभग 2000 से अधिक देश में लगभग 2000 से अधिक वृक्षों की प्रजातियां है। 90,000 90,000 में से 2000 तो सिर्फ पक्षियां ही है। कुल विश्व का 13% है। कितना? 13%। मछलियों की 2546 प्रजातियां है भारत में। विश्व की कुल 12% है। भारत में विश्व 5 से 8% उभयचरी सरीसृप और स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। असम, कर्नाटक, केरल उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। मतलब हाथी कहाँ का पाए जाते हैं? असम, काजीरंगा साइड में, कर्नाटक और केरल उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे व अन्य जानवर जो पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं। कच्छ के रण में तथा बिहार के मरुस्थलों में जंगली गधे, ऊंट रहते हैं। तो मतलब हाथी कहाँ मिलते हैं? देखो, हाथी मिलते हैं असम, कर्नाटक और केरल में। एक सींग वाले घोड़े, अन्य जानवर मतलब एक सींग वाले गैंडे और अन्य जानवर पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में। कच्छ के रण में मरुस्थल में मतलब जंगली गधे, ऊंट रहते हैं। और आगे देखिए, भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंग, छोटा मृग, जेगल मतलब छोटा मतलब कम हाइट वाला एक हिरन। मृग मतलब हिरन होता है। विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन। कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं, जैसे बंदरों की अनेक प्रजातियां भारत में पाई जाती है। मतलब क्या जानते हैं आप कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया था? भारत जीव अधिनियम सुरक्षा अधिनियम कब? 1972 में लागू किया गया था। ये आप पढ़िएगा, ये बहुत काम के होते हैं कि सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम और तुलसी, पादप, कचनार, ये सब एक वे पौधे हैं जो औषधीय पौधे कहलाते हैं। तो इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किस कारण से होते हैं। औषधीय पादप। भारत विश्व में भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर व बाघ दोनों पाए जाते हैं। शेर मतलब भालो वाला बबर शेर होता है ना वो, और बाघ मतलब एक बाघ है, टाइगर। टाइगर कहते हैं इंग्लिश में बाघ को। दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास विस्तार गुजरात के गिर जंगल में। मतलब भारत में जो बबर शेर पाए जाते हैं, भारतीय बबर शेरों का प्राकृतिक वास विस्तार गिर में, गुजरात के गिर क्षेत्र में, गिर जंगल में। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड वन तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में
तेंदुआ भी शामिल है। जो बिल्ली की जाति सदस्य होती है उसमें तेंदुआ भी शामिल है। मतलब ये कहना चाहता है तेंदुआ भी बिल्ली ही है एक तरह से। ये शिकारी जानवर में मुख्य है, लेकिन ये शिकार करता है तो शिकारी जानवर मुख्य है। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। जो अत्यधिक ठंड में जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयां यहाँ पाई जाती है। गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसे जीव है जिसका भार लगभग 1 टन है। गुच्छेदार सींगों वाला बैल कहाँ पे पाया जाता है? लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाया जाता है। याक मतलब एक गुच्छेदार सींगों वाला एक बैल होता है। इसका भार कितना होता है? लगभग 1 टन जितना ये भार होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल नीली भेड़, जंगली भेड़, कियांग मतलब कियांग मतलब क्या होता है? कियांग होता है तिब्बती जंगली मतलब गधे। ये भी इधर ही पाए जाते हैं लद्दाख क्षेत्र में। कहीं 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 लाल पांडा भी कुछ क्षेत्रों में मिलता है। अभी हमने बात की थी कि एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। नदियों नदियों झीलों समुद्री क्षेत्र में कछुए मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की ही प्रजाति का ऐसा प्रतिनिधित्व है जो विश्व में केवल भारत में पाए जाते हैं। जैसे समूह मतलब मगरमच्छ समूह यू जैसा होता है, यू जैसा होता है मगरमच्छ का यू, जो उनके दांत होते हैं, जो किसी का भी शिकार कर देता है। और घड़ियाल होता है, घड़ियाल का मुंह ऐसा होता है नली जैसे, समझे आप? ऐसे जो सामान्यतः मछलियों को खाता है, मछलियों का शिकार करता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ प्रजाति मतलब पक्षी प्रजाति तो देश के वनों अन्य आदर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप इनके बारे में जानते ही, जब देखा ही होगा नॉर्मली। हमने अपनी फसलें जैव विविधता के पर्यावरण से सुनी है, यानी खाने योग्य पौधे के नीचे से बहुत से औषधीय पादप मतलब प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा बहुत सारे जानवरों से चुने गए। कोई मतलब हर जानवर दूध नहीं देता, इनमें से कुछ जानवर होते हैं जो दूध देते हैं। जानवर हमें बोझ ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के कार्य के साधन के रूप में मदद करते हैं। ये जानवरों की विशेषता है कि जानवरों से हमें क्या क्या लाभ है, हमारे जीवन में जानवरों का क्या महत्व है, कि हमें दूध देते हैं और जानवर बोझ ढोने में काम आते हैं, मतलब कृषि कार्य में काम आते हैं, यातायात के साधन के रूप में काम आते हैं। जैसे गधा होता है तो आपने कहावत सुनी होगी कि धोबी का मतलब वो काम करता है, या कुछ भी। पहले जमाने में गधे होते थे जो सामान ढोने के लिए काम आते थे। आजकल तो बहुत सारी गाड़ी आ गई है, तकनीकी यंत्र आ गए हैं, इस कारण से अभी उनका इतना उपयोग नहीं होता, परंतु पहले जमाने में बहुत ज्यादा उपयोग होता था। बाजार मतलब गधे, घोड़े और हाथी भी होते थे, और बैल होते थे। ये सबसे मतलब बोझ ढोने के लिए बहुत काम आते थे। और बैलों से कृषि कार्य किया जाता था, खेती के लिए हल के मतलब हल चलाने के लिए आगे उनको बांटा जाता था। यातायात के साधन के रूप में घोड़े हो गए, और मतलब घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी उनके काम आते थे ऐसे। इन मतलब इन जानवरों से अब मांस, अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के रोपण में मदद करते हैं। जैसे केचुआ है, केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है। वो जिस भूमि में होता है उस भूमि को खोद खोद के फर्टिलाइज कर देता है, उपजाऊ बना देता है।
हानिकारक कीड़े पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। ये कीड़े मकोड़े होते हैं जो दूसरे कीड़ों को जो हानिकारक होते हैं अपने लिए उनको मार देते हैं। जो हमारे लिए जो हानिकारक होते हैं उनको खाकर अब मतलब हमें सेव करते हैं, हमें उनसे बचाते हैं। प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र में योगदान आते हैं, मतलब ये प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र में बहुत योगदान होती है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन हो गया है। पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र मतलब असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है। किसी का शिकार कर लिया, किसी को मतलब जंगलों को काट दिया, इस कारण ये पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। 1300 से अधिक पादप प्रजातियां संकट में, 20 प्रजातियां अभी नष्ट हो चुकी है। काफी वन्य जीव प्रजातियां अभी भी संकट में, कुछ विनिष्ट हो चुकी है। विनिष्ट मतलब एक तरह से खत्म होने की कगार पे, बिल्कुल खत्म हो गई। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। जैसे किसी ने ये जगह खरीदी, इधर 1 एकड़ में बहुत सारे पौधे लगाए गए थे या जंगल था एक तरह से। एक तरह से जंगल था, तो किसी ने जगह ले ली। अब यहाँ पे कोई होटल बनाना चाहता है, कोई रेस्टोरेंट बनाना चाहता है, कोई स्कूल बनाना चाहता है, कोई कॉलेज बनाना चाहता है। तो जो इधर सारे जो पेड़ थे उनको काट दिए, इधर रहने वाले जानवरों को मार दिया, तो जिससे ये प्राकृतिक असंतुलन होने लगा। पारिस्थितिक असंतुलन से बहुत सारी हमें भी नुकसान होता है। पेड़ों काटने से ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। वैसे रासायनिक औद्योगिकरण, अवशिष्ट तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि और निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के लिए असंतुलन का कारण है। कौन कौन से ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन का कारण क्या क्या है, तो ये देख सकते हो। रासायनिक औद्योगिक अपशिष्ट, तेजाबी जमाव, प्रदूषण और विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। जो बाहर से प्रजाति आती है ना उड़ उड़ के, उनका प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, इनसे पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूलन के कारण है। अपने देश के पादपों और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कौन कौन से कदम है, तो एक बार देखिए। देश में 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र, मतलब 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें से 12 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्ना की खाड़ी, नीलगिरी, ना, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अर्चना कमर, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजुंगा, पन्ना की गन्ना। पन्ना की मतलब ये कंचनजुंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीवमंडल नीचे में की गई है। ये मतलब एक आरक्षित क्षेत्र होता है, समझ लो ये आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे पौधे भी हो गए, ये जानवर भी हो गए, और सरकार इनकी रक्षा करेगी शिकारियों से और लालची व्यापारियों से। इस कारण से आप मैप देख लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा कौन क्या किस जगह पे। परियोजना के कार्य आप पढ़ सकते हैं, वैसे तो नॉर्मली है। परियोजना क्या होती है, अब दूसरा वाला देखिए। सन 1992 में, सन 1992 या 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए योजना बनाई। जो वे उद्यान पादप मतलब पौधों की उत्पत्ति करते हैं, रक्षा करते हैं, उनको वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने के लिए योजना बनाई। उनको हम पैसे भी देंगे और तकनीकी मतलब यांत्रिकी या तकनीकी ऐसी मशीनें लाकर देंगे जिससे वो और भी इनकी रक्षा कर सके, उत्पादन कर सके।
शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंस संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। 106 नेशनल पार्क, 573 वन्य प्राणी अभ्यारण्य, सॉरी अभ्यारण्य, और कई चिड़ियाघर राष्ट्रीय पादप, कई चिड़ियाघर राष्ट्रीय की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपने अति जीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अधिविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। ये जो मैंने नाम बताए थे ना, सुंदरबन से लेकर अमरकंटक, पन्ना तक, इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में यूपीएससी तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रवासी पक्षी मतलब बाहर से आते जो। भारत के कुल दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारक, जो साइबेरिया मतलब कहाँ पे है? साइबेरिया अपने रशिया के पास है। साइबेरियन सारक बहुत संख्या से यहाँ आते हैं। इन पक्षियों को एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलता है। मरुभूमि मतलब रेतीली भूमि जो समुद्र से मिलती है, कच्छ का रण अरब सागर से मिलता है जो। वह लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो है, हजारों की संख्या में आती है। उसकी विशेषता क्या है फ्लेमिंगो की? लाल सुंदर कलंगी हजारों संख्या में आती है, और हरे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसला बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेकों दार्शनिक मतलब दृश्य में से यह एक भी है जो हमारी कीमतों को बाहर नहीं है, मतलब कीमतों की धरोहर नहीं है। अब आपका चैप्टर खत्म हो गया है। क्लास थोड़ी लंबी हुई, लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ा है। आपको जो समझ में नहीं आया वो कमेंट करिएगा, हम आपको जवाब जरूर देंगे। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से? तो रबड़ कहाँ पे पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, सदाबहार वन में। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो सिनकोना कौन सा था? सिनकोना लगभग मेरे हिसाब से 100 सेंटीमीटर तक होगा। एक बार आप वापस देख लीजिएगा। तो शिमलीपाल जीवमंडल नीचे किस राज्य में? तो आप देख लीजिएगा ये किस राज्य में? शिमलीपाल शिमलीपाल ये किसमें है? तो अपने उड़ीसा में शिमलीपाल, उड़ीसा राज्य में। भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडलों में पाए जाते हैं? मतलब भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचे में लिए गए? वैसे सब लिए गए ना, तो पन्ना भी है, मगना झाड़ी है, नीलगिरी है, वैसे पन्ना यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये देखिए 18 जीव मंडल। ये पन्ना की विश्व जीव मंडल नीचे में की गई है। तो नीचे पन्ना आएगा इधर, पन्ना। भारत में ये संस्कृत उत्तर वाले छोटे सवाल है जो आप कर सकते हैं कि भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? तो आप देख सकते हैं जीव मंडल नीचे से आप क्या अभिप्राय है? कोई उदाहरण लिखिए। जीव मंडल नीचे वही होते हैं 22 जिसमें एक तो मतलब पादपों की संख्या होती है और जीवों की संख्या होती है। उनको एक आरक्षित क्षेत्र दिया गया है उनके विकास के लिए। कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा तथा पर्वतीय वनों से मिलते। इनके आप क्वेश्चन आप वापस क्लास देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिएगा।
जी धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जो आपको समझ में नहीं आए थोड़ा सपोर्ट करिएगा। हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट का वीडियो बनाएंगे। और ये क्लास 9 के साथ साथ यूपीएससी के बेस को भी कंप्लीट करती है, मजबूत करती है। स्टेट पीसीएस के भी बेस को मजबूत करती है। और कोई भी अदर कंपटीशन एसएससी का हो गया या किसी भी स्टेट का मतलब कंपटीशन एग्जाम होगा उसको भी ये बेस देगी ये क्लास। ऐसा कोई और नहीं पढ़ा पाएगा जैसा हमने पढ़ा है, बिल्कुल डिटेल में। और साथ में आप सभी का धन्यवाद जो आपने क्लास पूरी देखी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।